सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारत के माइनॉरिटी स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया जाए। एक एनजीओ ने पीआईएल फाइल किया था, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। यह मैटर लगा था जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस महादेवन के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम 2014 में ये फैसला दे चुके हैं कि जो माइनॉरिटी स्कूल है वहां राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं होगा। आज मैं विनम्रतापूर्वक कुछ सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि माइनॉरिटी डिफाइन कहां है, किस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटी डिफाइन है। मैं ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट मेरे पास है, इसमें तो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2004 में बना, उसमें माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। आज तक माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए कोई कमीशन बना नहीं। माइनॉरिटी कौन होगा यह तय करने के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी नहीं। माइनॉरिटी 1% वाला होगा कि 2% वाला होगा कि 3% वाला, यह कहीं आज तक डिसाइड नहीं हुआ। माइनॉरिटी स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा कि नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, यह आज तक तय हुआ नहीं। माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी या माइनॉरिटी की यूनिट 1000 होगी या माइनॉरिटी की यूनिट लाख होगी या माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ होगी, यह आज तक डिफाइन नहीं हुआ। भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं, भारत के कानून में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। इसके बावजूद भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा है, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल है, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज है, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन न संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन है, न कहीं किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। और दुख इस बात का है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिफाइन नहीं करना चाहता, इस पे आना ही, इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता। हवा में ही एक माइनॉरिटी का चल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एजुकेशन, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि एक बार ये तय कर दे कि माइनॉरिटी है कौन। अरे माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है जिसकी संख्या कुछ 100 हो, या चलो भारत बड़ा है तो माइनॉरिटी वो हो सकता है जिसकी संख्या कुछ 1000 हो, चलो और भी हम बड़ा कर लेते हैं तो माइनॉरिटी का दर्जा उसको मिल सकता है जिसकी संख्या कुछ लाख हो। तो भारत में यहूदी माइनॉरिटी हो सकता है, पारसी माइनॉरिटी हो सकता है, बहाई माइनॉरिटी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग तो माइनॉरिटी नहीं हो सकते, ऐसी कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं हो सकती जिसकी संख्या करोड़ में है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ हो, वो माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा। और आज तक जब ये तय नहीं हो पाया कि माइनॉरिटी किस रिलीजन को देंगे, क्या भारत के रिलीजन को माइनॉरिटी मिलेगा या विदेशी रिलीजन को माइनॉरिटी मिलेगा। भारत में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, केवल इसी को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या दुनिया के और जो रिलीजन है उनको माइनॉरिटी का मिलेगा। और जब दुनिया के और रिलीजन को माइनॉरिटी मिलेगा तो फिर सबको मिलना चाहिए कि फिर 2-3 रिलीजन को क्यों। भारत में तो दुनिया के 100 रिलीजन के लोग रहते हैं, फिर यहूदियों को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं, बहाइयों को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं। बहुत सारे चाइनीज यहां रहते हैं, बहुत सारे जर्मन यहां रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंच यहां रहते हैं, बहुत सारे और देशों के नागरिक यहां रहते हैं, उनका रिलीजन अलग है, तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर लैंग्वेज को देखें तो भारत के अंदर के जो लैंग्वेज है उनको माइनॉरिटी देखेंगे या भारत के जो पूरी दुनिया के लैंग्वेज है उनको माइनॉरिटी देखेंगे। अगर आप सबको देख रहे हैं फिर तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, फिर हिंदू को छोड़ के बाकी के जो 1099 रिलीजन है सबको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज के आधार पर देख रहे हैं तो दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर तो 6500 भाषाओं को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। कल को कोई चीन का व्यक्ति आएगा, यहाँ सिटीजनशिप ले लेगा, वो कहेगा मेरा लैंग्वेज भी अलग है, मेरा रिलीजन भी अलग है, जी हमको माइनॉरिटी का दर्जा दे दो, मैं माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। कोई जर्मन आएगा, भारत की नागरिकता ले लेगा, नागरिकता तो मिल सकती है, और लेने के बाद वो बोले जी हम तो, हमारा तो लैंग्वेज भी अलग है, हमारा रिलीजन भी अलग है, एक काम करो हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी घोषित करो, हमें रिलीजियस माइनॉरिटी भी घोषित करो, हम अपना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अपना यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अपना सब कुछ बनाएंगे। तो क्या ये संभव है क्या। आखिर इस पर न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पीआईएल को डिसमिस करते समय यह नहीं सोचा कि माइनॉरिटी है कौन। और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट एक 2005 में फैसला दे चुका है, उसको बाल पाटिल केस कहते हैं, उसमें 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया। उसमें कहा कि देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पर किसी भी चीज, कोई भी चीज प्रमोट करना वो देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, तो कड़वी सच्चाई है। फिर मजहब के आधार पर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी क्यों चल रहा है। सबसे दुख इस बात का है कि मदरसों को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया है। जो मदरसे चल रहे हैं, जहां पे दीनी तालीम दी जा रही है, जहां पे मजहबी तालीम दी जा रही है, उसको भी माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जबकि भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार जितना चाहे खर्च कर ले, मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च कर सकती। आर्टिकल 28 कहता है
कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा तो हो सकती है लेकिन मजहबी तालीम नहीं हो सकती, मजहब को कहीं प्रमोट नहीं किया सकता। आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं, मजहबी तालीम नहीं, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, लॉ कॉलेज खोलिए, मैनेजमेंट कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, जहां पे भी सेकुलर एजुकेशन हो रही है, जहां साइंटिफिक एजुकेशन हो रही है, वो आप खोल सकते हैं, आर्टिकल 30 कहता है। और जहां रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हुई, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो स्वाभाविक सी बात है पहले डिफाइन तो हो जाए कि रिलीजियस माइनॉरिटी है कौन। जिसकी संख्या 1 लाख है, जिसकी संख्या 1 करोड़ है, जिसकी संख्या 10,000 है, कौन है? बिना इसको चर्चा किए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं हाँ भैया माइनॉरिटी स्कूलों पे अब आरटी राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आज मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा हूं, जो लैंग्वेज संविधान को मानता ही नहीं, जिस लैंग्वेज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, क्या उसको भारत में प्रोपोगेट करने की मान्यता मिल सकती है क्या? जो मजहब इक्वलिटी को नहीं मानता, जो मजहब जस्टिस को नहीं मानता, जो मजहब लिबर्टी ऑफ फेथ को नहीं मानता, जो मजहब लिबर्टी ऑफ बिलीफ को नहीं मानता, जो मजहब लिबर्टी ऑफ वर्शिप को नहीं मानता, जो मजहब जेंडर जस्टिस को नहीं मानता, जो मजहब जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानता, जो मजहब नेशनल यूनिटी को नहीं मानता, जो मजहब यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, जो मजहब वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, जो मजहब नारी तू नारायणी को नहीं मानता, जो मजहब सर्वमंगल मांगल्य को नहीं मानता, जो मजहब सर्वे भवन सुखिनों को नहीं मानता, क्या उसको भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है? क्या उसको भारत में अपने रिलीजन को प्रमोट करने का मौका दिया जा सकता है क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे विषयों पर जाना नहीं चाह रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला मैटर आया तो भी सुप्रीम कोर्ट से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सबसे पहले आप माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के गाइडलाइन बनाइए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद कर लिया और सीधे से अलीगढ़ को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। जामिया का मैटर आया तब भी यही हुआ, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करना चाहते, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, बस सीधे कह रहे हैं हाँ जी ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वही हालत मदरसों की हो रही। मदरसे एक बार आर्टिकल 25 में तो चलो छूट मिल सकती है भैया, ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन, और मदरसा मजहब को ही प्रमोट करता है, तो मदरसा आर्टिकल 25 में तो आ सकता है एक बार, लेकिन आर्टिकल 30 में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 30 को उठा के पढ़िए। मैं तो चाहूंगा देश के युवा एक बार आर्टिकल 27, एक बार आर्टिकल 28, एक बार आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरीके पढ़ें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय जजों से भी कि एक बार अपनी पुरानी सोच को बदलते हुए आर्टिकल 27, 28, आर्टिकल 30 को पढ़िए। आर्टिकल 30 को पढ़ने से पहले आर्टिकल 27, 28 को पढ़िए और उसके साथ एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करिए। बिल्कुल नहीं छूट दे, संविधान बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। जहां पे जेंडर जस्टिस के खिलाफ चीजें सिखाई जा रही हो, जहां यह सिखाया जा रहा हो कि माता पिता के अधिकार एक समान नहीं, पति पत्नी का अधिकार एक समान नहीं, भाई बहन के अधिकार एक समान नहीं, जहां यह सिखाया जाता हो कि जो मेरे मजहब को मानेगा वही ठीक, जो हमारे मजहब को नहीं माने वो तो नापाक है, वो काफिर है, वो तो हराम है, जहां ऐसी चीजें सिखाई जा रही हो, उसको भारत का संविधान कैसे मान्यता दे सकता है? दुख इस बात का है कि भारत के जो हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं, न इन्होंने वेद पुराण को पढ़ा है, न बाइबल कुरान को पढ़ा है, लेकिन कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज न कभी ये गुरुकुल में पढ़े, न कभी ये मदरसे में पढ़े, लेकिन इनका मानना है कि गुरुकुल मदरसा एक समान है। न इन्होंने कभी सनातन धर्म को पढ़ा, न वेद उपनिषद को पढ़ा, और न हदीस को पढ़ा, न कुरान को पढ़ा, फिर कह रहे हैं सब एक समान है। ये दिक्कत आ रही है और इसीलिए भारत विनाश की तरफ जा रहा है, भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज नहीं तो कल जब भारत का विनाश होगा तो उसमें हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्री और जजों की ये गलती लिखी जाएगी कि इन्हीं की गलती की वजह से ये विनाश हो रहा है भारत का। मैं आशा करता हूं कि अब आर्टिकल 27, 28 और 30 के ऊपर पूरे देश में चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझेगा कि माइनॉरिटी वो नहीं हो सकता जिसकी संख्या करोड़ों में है, माइनॉरिटी वो नहीं हो सकता जिसकी संख्या लाखों में है, माइनॉरिटी तो वही हो सकता है जिसकी संख्या कुछ 100 हो, कुछ 1000 हो, करोड़ों की संख्या तो माइनॉरिटी नहीं हो सकती।